कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। जैसा बच्चों आप जानते हो कि हमें चैप्टर पढ़ना है आज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने जैसा पहले कहा था कि इससे पहले हमें बेसिकली लिमिट की रिक्वायरमेंट होगी। हमने इससे पहले लिमिट पढ़ा, लिमिट में वन साइडेड लिमिट भी हमने पढ़ी। उसके बाद आप लिमिट के बाद चूंकि कुछ इसमें जरूरत पड़ती हमें, जैसे अब आपके मॉड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एटसेट्रा, तो वो भी हमने पढ़े। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे आज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो। क्लियर है? अगर बच्चों ऑब्वियस है, अगर आपने लिमिट पढ़ ली और लिमिट में भी वन साइडेड लिमिट पढ़ ली है तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको बार बार हर प्रॉब्लम में लिमिट ही निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए बच्चों देखिए जल्दी से। यस, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। अब बच्चों कोई फंक्शन हमारा कब कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस का मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं सतत, सतत, यानी कि लगातार जो चीज मूव कर रही है, बन रही है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यूटी देखिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ दियर ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बात समझ में आई? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेंसिल उठाए, पेन उठाए कंप्लीट कर दें तो दैट फंक्शन आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे आप जानते हो बच्चों ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? क्या बच्चों ये पेन उठाने की जरूरत पड़ी थी? क्या नहीं पड़ी। तो इसका मतलब साइन एक्स आपका जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस। जल्दी बोलो बच्चों। अब देखिए मॉड फंक्शन है, यस, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। बोलो। अब आइए, हमने ये फंक्शन पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप देख रहे हो उसका ग्राफ बनाने के लिए बार बार मुझे पेंसिल उठाना पड़ रहा, पेन उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं है। कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ क्लियर हो रही है चीजें? तो कहने का मीनिंग ये है कि जिन फंक्शन का ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन कंप्लीट कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? अब सवाल यहाँ बच्चों ये है कि क्या सारी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी क्या हम ग्राफ से ही करेंगे, ग्राफ बना के? ऐसा भी नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ चुकी हैं अब जिनके ग्राफ बनाना बहुत ही टेडियस वर्क, यानी कि टाइम टेकिंग वर्क। बात समझ में आ रही है? अब पता चला एक प्रॉब्लम है, हमें 3 मिनट 2 मिनट का समय है और हमारा 20 मिनट उसके ग्राफ बनाने में लग जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उस केस में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो एक ढंग से पुरानी हो चुकी। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो हमारी आई थी वन साइडेड लिमिट से। कैसे? क्या कहेंगे? अब कोई फंक्शन है आपका ये एफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए मैंने x इक्वल टू ए की बात करी, अगर इस पॉइंट पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू हो जाए, बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? अगर x इक्वल टू ए पर जो आपका फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाती हैं तो दैट आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। बात समझ में आई क्या? अगर ऐसा होता है, तीनों चीजें सेम आती हैं किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और तीन में से कोई से भी एक या दो एक दूसरे से अलग हैं तो दैट आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ बात समझ में आई क्या? नहीं आई हो तो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए एफ एक्स
2x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 1। बात समझ में आई क्या? 3x व्हेन x ग्रेटर देन 1। ये हमारा फंक्शन है और एट x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की आपसे कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है। वो कहना पूछना चाह रहा है कि क्या हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। तो चलिए बच्चों देखिए, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस h। ये हम वन साइडेड लिमिट में पढ़ चुके हैं बहुत। अब 1 माइनस h वाला फंक्शन हमारा ऊपर होगा या नीचे? 1 माइनस h का मतलब समझ रहे हो? यानी कि जिसमें x की वैल्यू 1 से छोटी हो, h टेंड्स टू 0 प्लस होता आना है, तो जिसमें x की वैल्यू 1 से छोटी हो वो वाला फंक्शन लेना। भाई x की वैल्यू 1 से छोटी तो ऊपर वाले में है, तो ऊपर वाला लेंगे और बच्चों इस x की जगह 1 माइनस h रख देंगे। तो ये क्या आया? 2 माइनस 2h प्लस 1, तो 3 और h की वैल्यू लिमिट यहां से रख दी 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई आपकी? 3। अब आइए बच्चों राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस h वाला नीचे का फंक्शन होगा कि नहीं होगा बच्चों? फिर 3 प्लस 3h, अब h को दें 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 3। अब बच्चों f1 x इक्वल टू 1 पर वैल्यू चेक करिए, तो 3 आ रही है कि नहीं? अब x इक्वल टू 1 पे कौन कैसे चेक करेंगे? भाई fx हमारा जब x की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन है या नहीं? तो मुझे अगर यहाँ f1 निकालना हो तो f1 इसी फंक्शन में तो निकालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 से बड़े के लिए यही फंक्शन है। या एक ढंग से बच्चों हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, देखो कैसे, 2x प्लस 1 वेर x लेस देन 1, 3x वेर x इक्वल टू 1, 3x वेर x ग्रेटर देन 1। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों एक ही तो चीज हुई है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो x इक्वल टू 1 पर f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ये तो आएगी। तो क्या कहोगे यहाँ पे कि इस फंक्शन की चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बोलो बच्चों, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू x इक्वल टू 3 पर सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब किन परिस्थितियों में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कैसे हमें आगे कंटिन्यूटी निकालनी है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप 1 मिनट बस इस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी को मैं शॉर्ट में DISC लिख दिया है, डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बच्चों? 2 तरीके की डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड को हम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं और सेकंड काइंड को हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी 3 तरीके की होती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। 3 तरीके की क्या है बच्चों? जंप डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ये हो गई आपकी फर्स्ट काइंड। सेकेंड काइंड में सिर्फ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। क्लियर है? अब इनके बच्चों सबके मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो मैंने डार्क से बनाया है ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ साथ क्या है, इसकी फंक्शन की वैल्यू भी है। ये मान लो x इक्वल टू a है, तो ये वैल्यू भी है इसकी, ये डार्क जो बनाया। तो यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू तो एक सेम है, लेकिन राइट हैंड लिमिट अलग है कि नहीं? तो क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। दूसरे केस में देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इधर और ये राइट हैंड है प्लस वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड और वैल्यू तो सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड अलग है, अब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब इधर आइए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, लेकिन वैल्यू उसकी अलग है, वैल्यू सेम नहीं है। इस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फोर्थ में आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड भी अलग, वैल्यू भी अलग, राइट हैंड भी अलग, तीनों अलग है। तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
क्लियर है। अब आइए बच्चों 5 नंबर, आप यहाँ पे देख रहे हो कोई पार्टिकल ये लेफ्ट से या इवन राइट से भी हो सकता था आके और यहाँ इस सॉलिड वॉल दीवार के पास आके ये ऑसिलेट करने लग जाए, वाइब्रेशन करने लग जाए, हाथ ऐसे कंपन करने लगे और एग्जैक्टली ये ना पता चले कि वो कहाँ दीवार पर टच हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों ये जो 5 नंबर केस है ये किसका है बच्चों, जल्दी से बोलो। ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी का है या नहीं है। अच्छा जी, अब बात आता है कि इन 4 में से कौन से जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो देखिए बच्चों, पहला वाला ये जंप है, कैसे है साहब जंप, अरे ये देखो राइट हैंड लिमिट ये है, लेफ्ट हैंड वो है, तो कितना गैप है दोनों में, जंपिंग हुई कि नहीं हुई। दिस इज आल्सो जंप डिसकंटिन्यूटी। क्यों भाई, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, तो दोनों के बीच गैप है, तो जंप हुआ कि नहीं हुआ। आप आइए 4th केस, जहां पे लेफ्ट हैंड ये है राइट हैंड ये है, दोनों में गैप है। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ जंप डिसकंटिन्यूटी। बोलो बच्चों। अब आइए आप 3rd नंबर पे, 3rd नंबर पे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, लेकिन वैल्यू अलग है। इक्वल है मीन्स कोई जंपिंग नहीं हो रही है, इसमें सेम है दोनों, तो ये आपका केस हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। बात समझ में आई या नहीं आई। अब इसका नाम बच्चों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों पड़ा वो भी अभी डिस्कस करूंगा मैं आपको, बट हाल फिलहाल आप इसे क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जंप नहीं है, ऑसिलेटिंग नहीं है। क्लियर है। अब आ जाइएगा, ये मैं बता ही चुका 5 नंबर आपको, ये ऑसिलेटिंग का केस है। ठीक, अब 6, 7, 8, 6 नंबर पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 7 नंबर पर राइट हैंड लिमिट और 8 नंबर पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट इनफाइनाइट। दोनों लिमिट कैसी है, इन्फिनिटी पे जा रही है। तो बच्चों दोनों में से कोई सी एक या दोनों लिमिट अगर इनफाइनाइट है और बाकी फिर उसकी वैल्यू या दूसरी लिमिट कुछ भी होती है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस कहा जाए। बात क्लियर होगी कि नहीं। तो मैंने आपको बच्चों डिफाइन करा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट के 3 केस बताए, जंप, रिमूवेबल एंड ऑसिलेटिंग, और इनफाइनाइट के आपके ये 3 केस, यानी कि इनफाइनाइट के अलग से कोई केस नहीं है, बस सिर्फ यही कह दो कि उनमें से एक ही लिमिट या दोनों लिमिट अगर उसकी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में से एक या दोनों अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेना है, एक लेना है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का और एक ऑसिलेटिंग का। और एग्जाम्पल भी कैसे लेने, मीन्स हमें यह बताना है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसका नाम क्यों पड़ा है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए बच्चों, मैंने भी आपसे कहा था कि मैं 2 केस आपको दिखाता हूं, एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का और एक है जंप डिसकंटिन्यूटी का, सॉरी ऑसिलेटिंग का। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये फंक्शन है f(x = x² + 2 when x < 2 and 4 when x = 2 and 3x when x greater than 2। तो हमें ये पता करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो x = 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस भी है तो कैसा है। ठीक, तो चलिए एट x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x → 2 - fx, लिमिट x → 0 f2 - h। तो 2 - h वाला फंक्शन बच्चों ऊपर वाला ही तो होगा, ये जो 2 से छोटा है जिसमें, यहाँ x की जगह 2 - h रख दीजिए, फिर 4 + h² - 4h + 2h को 0 रखेंगे तो लिमिट आई 6। अब राइट हैंड लिमिट पे आइए, लिमिट x → 2 + fx, f2 + h h → 0। अब 2 + h वाला फंक्शन कौन सा है, नीचे का, तो ये कितना हो गया 6 + 3h, यानी कि अगेन 6 आ गया। और बच्चों वैल्यू कितनी है इसकी, x = 2 पे 4। बोलो जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू। बोलो, तो कैसा हो गया फंक्शन हमारा ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं। अब नाम सवाल ये कि इसका नाम रिमूवेबल क्यों पड़ा, तो उसी पे मेरा डिस्कशन है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर x = 2 पे इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, इसको 6 लिख दूं। बोलो बच्चों, अगर x = 2 पर फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, रीडिफाइन का मतलब है 4 की जगह मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी, x = 2 पे फंक्शन 6 है, तो भैया अगर ये 6 हो गया तो लेफ्ट हैंड भी 6, राइट हैंड भी 6 और वैल्यू भी 6, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ। तो जो हमारी जो डिसकंटिन्यूटी थी अभी तक वो रिमूव हुई या नहीं हुई।
तो जो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था अब वो कंटिन्यूअस हो गया। और कैसे हुआ? फंक्शन को रिडिफाइन करके हमने x इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू चेंज की, रिमूव की। इट मींस ये फंक्शन हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस हो। कई बार बच्चों यहाँ पे मान लीजिए 4 6 को छोड़ो, ये जैसे k दे दिया आपको, अब आपसे कह दिया जाए कि अगर हमारा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस हो तो k की क्या वैल्यू होगी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो आप कैसी प्रॉब्लम कर दोगे? तो बहुत सिंपल है। क्या होगा फिर? भैया ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट 6 और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कितना है? k। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए कि नहीं? तो आपसे उसने यही तो पूछा कि अगर हमारा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है तो k की क्या वैल्यू होगी? तो k की वैल्यू 6 होगी। क्लियर? आइए सेकेंड एग्जाम। फंक्शन है fx इक्वल टू साइन 1 ओवर x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जल्दी बोलो बच्चों। अब आ जाइए, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। सब में एक ही ऑपरेशन लगा रहे हैं बार बार। तो चलिए, अब 0 माइनस छोटा 0 माइनस h है 0 प्लस h। हमारा फंक्शन ये नीचे वाला ही तो होगा भाई। दोनों केसेस में 0 से बड़ा हो x या 0 से छोटा हो, ये तो लेंगे। तो रखिए यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h, ये रख दिया। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बोलो बच्चों। अब यहाँ पे लिमिट रखिए, ये माइनस बाहर है था, साइन 1 ओवर h को 0 रखेंगे तो 0 की वजह टेंस टू 0 करके दिखाइए इसे। तो क्या हो गया? ये माइनस। अब 1 ओवर टेंस टू 0 को हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ टेंस टू इंफिनिटी। ध्यान रखना, टेंस टू इंफिनिटी। बोलो बच्चों। अब साइन की वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी में, यानी कि ये इसका डोमेन हो गया ना टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या होगी? कोई भी वैल्यू रखो, साइन फंक्शन -1 से 1 के बीच ही तो वैल्यू देता है। अरे चाहे आप 10 डिग्री की निकालो, चाहे 10,000 की, चाहे 10 लाख की, चाहे 10 करोड़ की, आएगा तो घूम फिर के किसी ना किसी क्वाड्रेंट में ही। और किसी क्वाड्रेंट में आएगा तो ऑब्वियस है -1 से 1 के बीच वैल्यू होनी उसकी। तो हम क्या कहेंगे? ये साइन टेंड्स टू इंफिनिटी को ए फाइनाइट क्वांटिटी विच इज ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। अब फाइनाइट क्वांटिटी तो है -1 से 1 के बीच, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो क्या कहेंगे हम? छोड़ दीजिए, सेकंड पे आएंगे। अब RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट सेम, साइन 1 ओवर x लिमिट रखेंगे साइन टेंड्स टू इंफिनिटी, बस यहाँ माइनस हट जाएगा और कुछ नहीं है। फिर अगेन ए फाइनाइट क्वांटिटी विच इज ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1। हमें नहीं मालूम -1 से 1 के बीच क्या वैल्यू है। अब मान लीजिए -1 से 1 के बीच इधर वैल्यू सपोज करो लेफ्ट हैंड में 0.4 आई थी और राइट हैंड में 0.5 आई। हमें तो नहीं मालूम क्या आनी है, ये पता बस -1 से 1 के बीच आनी। बोलो। तो भैया लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हो गई और नॉन एग्जिस्ट वाली पोजीशन हुई या नहीं? ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और वैल्यू कितनी है? आप वैल्यू पे ध्यान दीजिए। वैल्यू है हमारी f0 इज इक्वल टू 0। आया ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉन एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट नॉन एग्जिस्ट और वैल्यू 0। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और कैसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई बच्चों? ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट। अब हमने ये तो पता कर लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो कब कंटिन्यूअस होगा, और हमने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ ली। अब उस पे बेस प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे हम, अगर प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ एग्जाम में आती। देखिए बच्चों, 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती, ध्यान से देखना मेरी बात, और दोनों ही टाइप आपको मैं बता रहा हूं। एक प्रॉब्लम होती है ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। x प्लस 2 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1। बात कुछ समझ में आ रही है क्या? बोलो बच्चों। क्या करना है हमें? इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी। एक तो टाइप ये है,
यहीं पे दूसरी प्रॉब्लम्स को ये कैसे कह सकता था कि सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। दोनों चीजों में अंतर समझना। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या कह रहा है वो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x), यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी सिंपली। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरे मैंने क्या कहा कि आपसे पर्टिकुलर लिखे दे कि साहब x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी हो, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है, वो बताना। तो मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं, दोनों टाइप बता रहा हूं। पहला टाइप समझिए। इसमें हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है बच्चों f(x). बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखिए, यस जल्दी से देखिए, यहां पे क्या है, ये f(x) इक्वल टू x प्लस 2, x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, अब इधर आइए, हमने क्या करा, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट ऑन द रियल लाइन, यानी कि जो इस फंक्शन का डोमेन है वो इसका डोमेन रियल नंबर है या नहीं है बच्चों। कैसे पता चला? अरे x 1 या 1 से बड़े के लिए ये है और 1 या 1 से छोटे के लिए ये और 1 से बड़े के लिए ये, तो डोमेन रियल नंबर हो गया ना, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो क्लियर हो गई बात। अब आइए 3 केस ले लीजिए। लेट सी, कोई c मान ली हमने वैल्यू, लेट c लेस देन 1। दूसरा केस है लेट c इज इक्वल टू 1। पहला केस आपका ये डिस्कस हो रहा है, और बच्चों दूसरा केस आपका ये डिस्कस हो रहा है, और तीसरा केस आपका बच्चों ये। तो पहला केस लेट c लेस देन 1, c की वैल्यू हम 1 से छोटी ले रहे हैं। तो बच्चों अगर c की वैल्यू 1 से छोटी है तो fc क्या आएगा हमारा, अगर x हमारा 1 से छोटा है तो f(x) x प्लस 2 है, तो यहाँ x की जगह मुझे c रखना है कि नहीं, देन fc इज इक्वल टू c प्लस 2। और बच्चों c क्या है, यहाँ 1 से छोटा। तो अब यहाँ पे लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे कि x टेंस टू c, और जब c 1 से छोटा हो तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे या नहीं लेंगे। तो यहाँ मैंने x प्लस 2 रख दिया, अब x की जगह c रख दो, तो क्या आंसर आ गया मेरा, लिमिट का c प्लस 2। अब आप देखिए, जब c की वैल्यू 1 से छोटी है तो वैल्यू हमारी कितनी है फंक्शन की, c प्लस 2। लिमिट कितनी आई, c प्लस 2। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट c लेस देन 1। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पे ये आ रहा होगा, यार यहाँ पे वन साइडेड लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो निकालनी नहीं, तो नहीं निकालनी। इस पॉइंट पे क्यों निकाल लेंगे, जरा सोचिए। जब मैं ऑलरेडी c से छोटी वैल्यू c की 1 से छोटी वैल्यू ले चुका हूं, तो भैया 1 से छोटी वैल्यू के लिए तो सिंपल लिमिट निकालेंगे ना हम। अब कोई कहेगी नहीं जी मैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड में निकालूंगा, राइट हैंड में निकालूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। कोई अंतर क्यों नहीं पड़ेगा, ये भी बच्चों आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक, देखिए कैसे, आप जरा इधर देखना, इधर देखो बच्चों, आपका जो फंक्शन है वो ये है, और ये x इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, और 1 पे जो फंक्शन है आपकी वैल्यू वो ये आ गई। अब मैंने यहां पे ले लिया x लेस देन 1, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी, यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी का मतलब हो गया कि x इक्वल टू मैंने 0.9 पे चेक करनी है। तो भैया 0.9 पे चेक करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लूंगा तो 0.9 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में 0.9 प्लस h। 0.9 आप ये मान लो ये वैल्यू है, x इक्वल टू 0.9 पे फंक्शन ये है। ये बच्चों मैंने वन साइडेड लिमिट पढ़ाते वक्त भी बताई थी, आपको ध्यान हो। आप जरा मुझे बताओ तो सही, ये जो x इक्वल टू 0.9 पे जो फंक्शन है आपका, ये इससे थोड़ा सा ऊपर जाओ चाहे थोड़ा सा नीचे जाओ, यानी कि 0.9 प्लस h जाओ चाहे 0.9 माइनस h जाओ, क्या दोनों ही केसेस में सेम स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या, सेम ही तो फंक्शन है।
अब अगर सेम ही फंक्शन है तो मैं क्यों उसमें वन साइडेड निकालू, लेफ्ट हैंड अलग निकालू, राइट हैंड अलग निकालू, फिर जरूरत नहीं है। फिर उस केस में सिर्फ लिमिट निकाल दीजिए, उतने से ही मेरा काम बन जाए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो सेम यही सीन हमारा यहां बन रहा था। अब आप देखिए, सी मैंने 1 से छोटा लिया, अब 1 से छोटा ले लिया, मान लीजिए मैंने कितना ले लिया साहब, 1/2 ले लिया। तो आप मुझे बता सकते हो अगर मैं 1/2 प्लस एच और 1/2 माइनस एच दोनों ही केसेस में फंक्शन तो सेम यही रहेगा, x प्लस 2 ही रहेगा ना। अगर यही फंक्शन रहेगा तो फिर मैं 1/2 माइनस 1/2 प्लस क्यों, मैं सीधे x टेंड्स टू 1/2 निकालू ना डायरेक्टली। बात क्लियर हुई? तो इसलिए हमें यहां वन साइडेड की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए केस 2। मैंने मान लिया कि c 1 से बड़ा है। अब c अगर 1 से बड़ा है तो fc, c अगर 1 से बड़ा है तो fc c माइनस 2 होगा कि नहीं? अरे सिंपली यहां x की जगह क्या रख देंगे, हम c रख देंगे ना। और c क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है यानी कि c 1 से बड़े के लिए ये केस हुआ, तो c माइनस 2 आ गया। बोलो बच्चों। अब अगेन फिर वही 1 से बड़ा हमने कोई वैल्यू ले ली, 2 ले ली फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों क्या बताओगे आप मुझे, 2 माइनस और 2 प्लस एच और 2 माइनस एच दोनों पे सेम फंक्शन रहेगा कि नहीं? चाहे 2 प्लस एच लो यानी कि 2 पे राइट हैंड लो, चाहे 2 पे लेफ्ट हैंड लो, दोनों पे सेम यही तो फंक्शन आना है। तो सेम आना है तो लिमिट सेम ही आनी है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहां जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू c निकाल दो यहाँ पे, when c ग्रेटर देन 1 तो x टेंड्स टू c। अगर c 1 से बड़ा है यानी कि c मीन्स x 1 से बड़ा है तो x माइनस 2 लेंगे, तो फंक्शन आ गया। और यहाँ x की जगह c रख दी थी, c माइनस 2। भैया वैल्यू x इक्वल टू c पे आई थी और लिमिट ये आई, तो दोनों सेम आ गई। तो हम क्या कहेंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट और c ग्रेटर देन 1। यहाँ क्या आ गया था, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट और c लेस देन 1। तो बच्चों देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो c की वैल्यू 1 से छोटी ले लो और c की वैल्यू 1 से बड़ी ले लो, दोनों पे हमारा कंटिन्यूअस है। भैया बचा क्या, सिर्फ केवल एक ही तो पॉइंट बचा, c इज इक्वल टू 1। अगर c इक्वल टू 1 पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो कहेंगे अरे c लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस आया, c ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस आया, और अगर c इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस आया तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होगा क्या? यस होगा। अब आइए वापस, एट c इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? भैया तो मैंने डायरेक्टली c1 रख दिया, तो यानी कि x की जगह c और c की जगह 1, तो f1 यहां से ये आएगा कि नहीं, 1 प्लस 2 3। अब c पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब आप कहोगे यार यहाँ तो निकाल रहे हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यहाँ क्यों निकाल रहे हो? भाई खुद सोच के तो देखो, क्योंकि 1 जो है हमारा पॉइंट 1 पे कर्व की नेचर चेंज हो रही है ना। 1 से छोटा फंक्शन हमारा x प्लस 2 है और 1 से बड़ा फंक्शन x माइनस 2 है, तो x इक्वल टू 1 यानी कि c इक्वल टू 1 पे तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए c पे। या आ गई x टेंड्स टू 1 माइनस fx, x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस h का फंक्शन ऊपर वाला लूंगा मैं, तो यहाँ x की जगह 1 माइनस h प्लस 2, h को 0 रख के लिमिट आ गई हमारी 3, तो लेफ्ट हैंड 3 आई। ऐसे राइट हैंड निकालिए, x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h का कौन सा फंक्शन है, ये है, 1 प्लस h माइनस 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, -1। अब बच्चों देखना c इज इक्वल टू 1 पे क्या सीन है, अगर मैंने c की वैल्यू 1 ली है तो सीन देखिए, एट c इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट -1 और वैल्यू 3। तो भैया 3 में से एक अलग हो रही है, राइट हैंड लिमिट अलग हो रही है लेफ्ट हैंड से और वैल्यू से, तो मैं क्या कहूंगा, एट c इज इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ या नहीं हुआ? बोलो बच्चों। तो क्या कहेंगे हम, क्या कहा था इसने, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, यानी कि अगर फंक्शन हमारा ये है तो इसकी कंटिन्यूटी डिफाइन करना पूछ रहा था, तो हम कहेंगे फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 को छोड़ के हर जगह पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? नोट करिए इससे। चलिए बच्चों, इसी प्रॉब्लम को
जरा दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं देखना। सेम कोई प्रॉब्लम है जो इससे पहले लिखी हुई थी, डोमेन उसका वही है रियल नंबर। अब देखिए फॉर x लेस देन 1 f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। ये बच्चों एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि लीनियर फंक्शन है। एंड इट इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। नेक्स्ट फॉर x ग्रेटर देन 1 f(x) इक्वल टू x माइनस 2 विच इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1, यानी कि अपने डोमेन में ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये जो इसने डोमेन दिया है 1 से बड़ा। अब यहां देखिए ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1। अब देखिए x 1 से छोटा है, पॉलिनोमियल फंक्शन था एवरीवेयर कंटिन्यूअस, x 1 से बड़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन था एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो केवल x इक्वल टू 1 ही तो एक पॉइंट है जिसपे कर्व की नेचर चेंज हो रही है, जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h का फंक्शन वो होगा 3i। ऐसे ही हमारी x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट -1i, और वैल्यू ऑलरेडी 3 है ही है। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बोलो जल्दी से, सिर्फ x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब क्या कहेंगे हम, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 को छोड़ के जो आपका फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम इस पे और विचार करेंगे कि किस ढंग से हम प्रॉब्लम्स और करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।